गृह विभाग मिलते ही सम्राट चौधरी लगातार फुल एक्शन में है। बुलडोजर चला रहे हैं, पासवानों के घर भी तोड़े गए हैं। आप पासवान समाज से आते हैं, चिराग पासवान पासवानों के नेता बनते हैं, क्या कहिएगा? देखिए, गृह मंत्री बने स्वागत योग्य है, लेकिन गरीब मरे ना, दागी बचे नहीं, ऐसा निर्णय होना चाहिए। गरीबों के घर पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अगर बुलडोजर चलती है तो पहले उसको पुनर्वास करवाइए, तब आप उजाड़िए, तब उनको। ऐसे सर्दी के मौसम में साहब वो कहाँ रहेंगे? और रही बात है चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान, जीतनराम मांझी जैसे लोग सदन में चुपचाप से बैठे हैं, लोकसभा सदन में। अब विधानसभा में जो दलित पासवान चुन के आए हैं, उनके मुंह पे टेप क्यों चिपका हुआ है? क्यों नहीं हंगामा खड़ा कर रहे हैं? तो हंगामा खड़ा कीजिए। गरीबों के लिए सरकार बनी है, शोषित वंचितों के लिए बनी है अगर, तो उन लोग को न्याय मिलना चाहिए। ठीक है। जाम की समस्या, ट्रैफिक असुविधा जो होती थी, और जो सब्जी रेहड़ी वाले जो रोड के साइड में बैठते थे, अब सरकार उनको हटा रही है और कह रही है कि उनकी भी व्यवस्था की जाएगी। इसमें वक्त लगेगा, और सरकार का शायद मुझे लगता है कि ये भी दलील है, कुछ लोग हमसे बोले थे कि अगर सरकार इसमें डिले करती है, अगर साफ नहीं करवाती है, तो ये कार्यकाल 5 साल का होता है, और 5 साल में फिर समय नहीं बचेगा, 2-3 साल लग जाएगा इन प्रक्रियाओं में, फिर सरकारें बदल जाएगी। फिर विरोधी कहेंगे कि फिर जाम की समस्या उसी तरीके से बनी है, और आप बोल रहे हैं कि खाली नहीं करवाओ। देखिए सत्यम जी, आप देख रहे हैं कि चौड़ीकरण बृहद पैमाने पे हुआ है, इसमें होना भी चाहिए, लेकिन पहले पुनर्वास करवाइए, पहले उसको जगह दीजिए, पहले रहने का जगह, दुकान खोलने का जगह दीजिए, तब जाकर के आप सीलिंग कीजिए, तोड़िए, बुलडोजर बाबा बन जाइए, बुलडोजर चला करके साफ कर दिए, उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ऐसे मौसम में कड़ाकी ठंड पड़ने वाली है, और ये गरीब जाएंगे कहाँ? तो हम फिर कह रहे हैं कि गरीब मरे ना और बाहुबली बचे ना। ठीक है, ये सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन जो है, ये योगी आदित्यनाथ, बाबा बुलडोजर के नाम से फेमस है, यूपी के मुख्यमंत्री, उनसे ये प्रभावित है या सम्राट का अलग ये पैतरा है? देखिए साहब, आज बुलडोजर की जरूरत नहीं है, आज फैक्ट्री की जरूरत है, आज युवा नौजवानों को नौकरी रोजगार की जरूरत है। ये सदन में जो चुन के गए हैं, उनको तो नौकरी रोजगार मिल गया 14 तारीख को, सर्टिफिकेट मिल गया, कल ओथ ले लिया इन लोगों ने, और 5 साल बाद अगर हार भी जाएंगे तो उनको पेंशन मिल जाएगा सत्यम जी, आजीवन पेंशन। लेकिन जो युवा नौजवान जिस उम्मीद के साथ, जो बहु बेटियां लोग उम्मीद के साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिसने आपको सदन में इतना प्रचंड बहुमत के साथ लाया, उसके लिए आप सोचिए, उनको नौकरी रोजगार से जोड़िए, तभी जाकर के बिहार का विकास हो पाएगा। उसमें भी तो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिए थे, और अभी राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अभी और चीज बाकी है, सबका उद्भेदन करेंगे। आप कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत जनता ने दिया, वो तो कह रहे हैं कि वोट चोरी की है, 10,000 रुपया खाता में डाल के लोगों को बरगलाए। समझिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक समय लालू प्रसाद यादव जी की जब सरकार थी तो पेटी बदल दिए जाते थे, तो आज ये लोग ईवीएम बदल दिए जा रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात? मतलब मानते हैं कि ईवीएम बदला गया है साहब? कहीं ना कहीं तो खेला हुआ है, बहुत सारे सोशल मीडिया पे आए हैं, तो मैं ये साक्ष्य नहीं हूँ, प्रमाणित नहीं कर सकता, लेकिन जो सोशल मीडिया के हवाले से आए हैं वो फेक या सही है, उसके अनुसार तो देखा जा रहा है। तो बहुत जगह पेटी बदले गए, औरंगाबाद में हंगामा खड़ा हुआ कलेक्टर ऑफिस में, निर्वाचन आयोग के सामने, ये सब चीजें प्रमाण है, साक्ष्य है, तो उसको समझा जा। तो फेक प्रमाण और साक्ष्य को मानिएगा कि जो कोर्ट न्यायालय मानेगा उसको मानिएगा ना? सब हाँ, न्यायालय जो मानेगा वही, न्यायालय को सुनना चाहिए इस मामले में। और मुझे लगता है कि इस व्यवस्था को बंद कर देना चाहिए, ईवीएम वोटिंग को, जो पूरा देश नकार दिया है। फिर से बक्सा बदला जाए, अब फिर से वो मतलब लोग बूथ कैप्चर, बक्सा ना बदला जाए, बूथ कैप्चर ना हो, उसके लिए आज के समय पर्याप्त सेना है, सरकार है, व्यवस्था है और सरकारी तंत्र है। राहुल गांधी आज चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। कांग्रेस की सरकार थी तो क्या बक्से नहीं बदले जाते थे? दिल पे हाथ देके बोलिए तो। देखिए, अब राहुल गांधी जी क्या असेसमेंट करते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं हो। नेता प्रतिपक्ष हैं सदन में, आप बोल रहे हैं लेना देना नहीं। आपको बता दे, वोट चोर कर करके आपने अपना रिजल्ट देख लिया। यहाँ पे वोट चोर का कोई देश में सुनने वाला नहीं। आज की युवा नौजवान ये IT सेल में, मतलब IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जी रहा है। आपको बता दो, आज युवा नौजवान 5G में जी रहा है, वो सारा चीज मोबाइल पे देख रहा है, समझे, सब चीज समझ रहा है, तब मैनिपुलेशन नहीं चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी और NDA के लोग जो बात कर रहे हैं, आज के जो युवा पीढ़ी है उसके नब्ज के अनुसार, और ये लोग बात कर रहे हैं उसके विपरीत दिशा में।
तो देश क्या चाह रही है, देश का युवा पीढ़ी क्या चाह रहे हैं, उसके अनुसार सोचना पड़ेगा राहुल गांधी जी को, तभी जा करके आप सत्ता में आएंगे। नहीं तो जो व्यवस्था है, जिस तरह की राजनीति चल रही है, तो मुझे लगता है यहाँ बिहार में इंडिया गठबंधन 10 साल तो नदारत है। अच्छा एक बात बताइए, जिस तरीके से आरजेडी इंडिया गठबंधन के साथ जाके कांग्रेस के साथ हाथ मिला के आरजेडी का जो हश्र हुआ, तो जब आम आदमी मना कर रहा है आपको, आरजेडी समर्थक जब मना कर रहे थे कि कांग्रेस के साथ नहीं जाना है, पिछली बार भी कांग्रेस के साथ जाने का नतीजा आपने देखा था, सीटों का नुकसान हुआ था, यह बात नेता प्रतिपक्ष बिहार में तेजस्वी यादव के समझ में क्यों नहीं आती है? देखिए, तेजस्वी यादव जी को उस समय बहुत गुदगुदी लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था जब मंच से गाए जा रहे थे 6 गोली सीने में, समझे, जब मंच से गाया जा रहा था कि अब की बार अहिरो की सरकार, तो ये सब चीजें ले डूबा। और जिस तरह से बाहुबली टाइप दिखाए गए, अकेले लड़ने की बात है, अकेले लड़ते तो और बुरा स्थिति होती। लेकिन संजय यादव राज्यसभा सांसद जो हैं, वो तो रणनीतिकार रहे आरजेडी के, वो कहते हैं कि हम सबसे बड़े मतलब चाणक्य हैं। अरे सब संजय यादव जी को जो कह रहे हैं, एक बिहार में प्रशांत किशोर भी बहुत बड़े रणनीतिकार थे, जो बहुत सारे प्रधानमंत्री को पैदा किया, मुख्यमंत्री को पैदा किया। सुन लीजिए, नहीं पैदा कोई किसी को नहीं, एक विधायक भी नहीं बनाए ना, कहते ना कि मैं बनाया, तो एक अपना विधायक भी बना नहीं पाए। ये तो सरकार में थे। संजय सिंह हरियाणा के, संजय यादव और हरियाणा के आदमी, उनको बिहार की राजनीति क्या पल्ले पड़ेगा भाई साहब? तो घर की राजनीति की बिगाड़ दिए। रोनी आचार्य सीधे से बोली कि हमको चप्पल लेके खदेड़ा। देखिए, सबसे बड़ी बात है बिहार का विकास, बिहार का डेवलपमेंट, युवा नौजवानों को रोजगार, बहु बेटियों, महिला बहु बेटियों की सुरक्षा कहाँ अपने घर में नहीं कर पा रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि फिर उससे बात से कट। मैं सरकार की तरफ बोल रहा हूँ। आप देखिए, विपक्ष में हैं, वो भी तो कभी सरकार में थे। अरे भाई, अगर रोहिणी आचार्य के साथ दुराचार हुआ है, अगर संजय सिंह ने अब्यूज किया है, चाहे चप्पल उठाया है, संजय यादव ने ऐसा किया है, तो उसके खिलाफ एफआईआर करवाए रोहिणी आचार्य। क्यों नहीं करवा रही है एफआईआर? क्यों नहीं करवा रही है वो बताइए। ये करवाना चाहिए ना। तो वो भी समझते कि घर का प्रतिष्ठा क्या होता है, भाई भतीजा क्या होता है, परिवार क्या होता है, वो समझते हैं। लालू यादव जी की एक रिस्पेक्ट है उनके दिल में, पिताजी का रिस्पेक्ट है। और वैसे बेटी बहुत कम लोग मिलते हैं जो अपना गुर्दा, तो वो तो चुपचाप भी जा सकती थी, मीडिया में आने की फिर क्या जरूरत थी? देखिए, उनको कष्ट हुआ, दिल में कष्ट हुआ तभी तो। देखिए, महिलाओं में एक अंदर की जो भावना है ना, और जो भावुकता जो दिखता है, इमोशन दिखता है, वो कहीं ना कहीं बयान हो जाता है। तो वो वहां पे मीडिया था, वो एक मैसेज देके चली गई। खैर, उनकी घर की प्रॉब्लम है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब आरजेडी किस तरह की राजनीति करेगी, क्या बात करना है बिहार में, ये तय करना होगा। वो मनोज झा जी तय करे, चाहे तेजस्वी प्रसाद यादव तय करे, या संजय यादव तय करे, या और भी एबीसीडी तय करे, वो करना होगा। क्योंकि जो लोकसभा सदन में बात कर रहे हैं मनोज झा, जो विधानसभा में तेजस्वी यादव और उनके लोग बात कर रहे हैं, और संजय यादव जो बात कर रहे हैं राज्यसभा में, वो अब पसंद नहीं कर रहे हैं बिहार की जनता और देश की जनता। लेकिन सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जी का सीधा ये संदेश है, 400 तकरीबन 400 लोगों का लिस्ट गया है माननीय कोर्ट के पास, और कोर्ट का अगर परमिशन होता है तो उनकी संपत्ति को भी सीज किया जाएगा। सम्राट चौधरी का सीधा संदेश है कि कोई दागी बचेगा नहीं। देखिए, सबसे पहले तो सम्राट चौधरी जी हो, चाहे और लोग भी हो, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे दागी लोग बैठे हुए। बिहार के युवाओं की खूबसूरती, बिहार की खूबसूरती और सदन की खूबसूरती के बारे में बताऊंगा कि जिसका एमएमएस वायरल हुआ, वो आज सदन में बैठा है। आज जिसके किताब से लोग पढ़ करके, समझे, जिसके किताब से लोग पढ़ करके और डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर और ना जाने देश में बड़े बड़े ऊंचे पद पे गए, मीडिया में गए, वो केसी सिन्हा जी को हरा दिया गया। केसी सिन्हा ही ना, और मैथमेटिक्स से गया था साहब। बताइए, उनके किताब पढ़ के हम लोग इंजीनियर बने, और उन्हीं को हरा दिया जाता है। ये बौद्धिकता है बिहार के लोगों में। हाँ, तो बिहार के लोग बहुत समझदार हैं कि जिनके एमएमएस वायरल हो, जो बाहुबली हो, 6 गोली सीने में, हत्यारा हो, वो लोग सदन में, नचनिया बजनिया सदन में है। और हम लोग जैसे समाज सेवी, पढ़े लिखे हुए लोग, संघर्षशील, जो सड़कों पे लाठी खाया, आप लोग देखा है कि लाठी खाए, जेल गए। ये झूठ नहीं, प्रमाणित कर रहा हूँ। और निर्दलीय में 50,000 वोट भी लाता हूँ, चुनाव लड़ता हूँ तो अच्छा पोजीशन भी लाता हूँ। लेकिन कौन पूछ रहा है आजकल? झूठों का बोलबाला भाई साहब। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि आदरणीय सम्राट चौधरी जी को कि अपने गिरबान में झांक के देखे कि आपके पार्टी में और आप पे क्या क्या एफआईआर है। उस चीज को भी देखा जाना, प्रधानमंत्री जी को भी,
तो सबसे पहले जो 400 का लिस्ट बना है, तो पहले घर से ही शुरुआत होनी चाहिए, उनके अपने पार्टी से ही शुरुआत होनी चाहिए। आप लोग तो विरोध करते करते प्रचंड बहुमत ला दिए, तो आप लोग तो सहायक सिद्ध हो। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैं बधाई देता हूँ कि 200 कुछ सीटें आए हैं, इसके लिए बधाई। जनता ने काम करने के लिए दिया, और ऐसे भी ये जो 200 कुछ सीटें आए हैं, बुलडोजर तो दौड़ रहा है 100 से ज्यादा के स्पीड में। ये वोट खरीदे हुए वोट है। 10-10 हजार रुपया अकाउंट में गए, ये खरीदे हुए वोट है, समझ गए। तो आप ही तो बोलते थे बिहार की जनता बहुत बौद्धिक रूप से विकसित है, वो किसी के झांसे में नहीं आके पैसा भी लेगी, वोट नहीं देगी। राहुल गांधी चिल्लाते थे कि वोट चोर गद्दी चोर, फिर भी तो जनता दे दी बीजेपी को, एनडीए को वोट। हम क्या करें कि खरीदे हुए वोट है, और इस वोट पे अगर सरकार बनाए हैं तो आप विकास कीजिए ना भाई। चीनी मिल बंद पड़े हुए हैं, तो बोले 25 चीनी मिल का उद्घाटन हो रहा है, वो तो बोल दिए कि जो बंद पड़े उसका भी जीर्णोद्धार होगा, और नया भी। मोदी जी 5 साल पहले कहे थे, वो छपरा सिवान की तरफ 5 साल के बाद छोड़िए, अभी सरकार बनी है तो बोल दिए 5 25। साल पहले मोदी साहब कहे थे कि हम चीनी मिल का जब चाय पियेंगे, इसी चीनी का चाय पियेंगे। अभी तक तो चाय पिया नहीं उन्होंने। तो 25 चीनी मिल खुल भी तो रहा है राजकुमार जी। तो अच्छी बात है ना, स्वागत युवा भाई, हम युवाओं को और खुशी मिलेगा। सरकार का इस निर्णय का स्वागत करता हूँ मैं। स्वागत करते हैं ना। हाँ, विरोध नहीं कर रहा मैं। विरोध करके तो देख लिए, करारी हाल मिल गई, तो अब कहाँ से मैं फिर क्या कर रहा हूँ। मैं एक चीज और कहता हूँ आपके चैनल के पटना फोरम के माध्यम से कि देखिए, एनडीए के लोगों को और खास करके देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत चिंता रहती है बिहार की, समझे। और बिहार के युवा नौजवान बेरोजगार है, बिहार का विकास कैसे होगा, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सुधरेगा, बिहार के युवा नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, ये सब चीजें, बिहार एक खूबसूरत कैसे विश्व पटल पे कैसे दिखेगा, ये बहुत चिंता होती है। तो मोदी साहब 2030 का जो राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम का होने वाली है, जिसमें भारत अगुवाई कर रही है, तो मोदी साहब गुजरात में क्यों ले जा रहे हैं, उसको बिहार में लाएं और बिहार में कराएं। क्योंकि मैं राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली में काम कर चुका हूं, उसमें मैं इंजीनियर रहा हूं, और एक राष्ट्रमंडल खेल होने पर क्या एक प्रांत का, राज्य का विकास होता है, वो हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। गतिविधि बढ़ जाती है बहुत, वो स्टेट बहुत खूबसूरत हो जाता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाते हैं, लाखों लोगों को नौकरी रोजगार मिल जाता है, हजारों डॉक्टर इंजीनियर तो बिहार में होना चाहिए राष्ट्रमंडल खेल। बिल्कुल, मेरा मांग है देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री और ये भाजपाई लोगों से कि वाकई में अगर बिहार के लिए सोचते हैं, वाकई में अगर बिहार की चिंता करते हैं, तो बिहार को राष्ट्रमंडल गेम 2030 दो।